Hi everyone, this is Sakar Gupta. Well guys, this video is about the poem Stopping by Woods on a Snowing Evening, which is written by an American poet Robert Frost. So I have already uploaded a video related to the Robert Frost biography and his life and works. If you want, you can go and check out that video. The link would be in the description box of this video. Okay, so anyways, here we have Stopping by Woods on a Snowing Evening. Just look the title of the poem and imagine the beauty of the title, because the title itself tells the poem is a nature related poem. Why? Just put your look on these three words: woods, snowing and evening. Woods, snowing and evening. All these three words are the major elements of nature. Woods means it is a kind of forest. Snowing means a kind of snowfall or icefall, and evening it is a part of a day. So it shows, all these three words shows the poem would be a nature related poem. Okay, so firstly, I would like to give you the brief summary of the poem. Then we will point out the explanation of the poem. Okay, so let's move towards on the computer screen. So guys, here we have Stopping by Woods on a Snowing Evening. So firstly, let's talk about the short summary of the poem, and then we will go for further line by line explanation and all. So firstly, let's talk about the poem. So Stopping by Woods on a Snowing Evening is a poem by Robert Frost written in which was written in 1922 and published in 1923. Okay, so you should always remember this is a poem which was written in 1922 and published in the year 1923, and also included in the Frost's fourth volume of poem named New Hampshire. The poem begins with the poet's journey. Poet's journey means यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द पोइट इज मेकिंग हिज जर्नी टू हिज होम ऑन द हॉर्स बैक थ्रू वुड्स ऑन अ विंटर इवनिंग। यहाँ पर जो हमको जैसे ही पोएम स्टार्ट होती है हमको एक चीज पता चलती है कि जो पोइट है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। ही बिगिंस हिज जर्नी अपने हॉर्स बैक के ऊपर, वो घोड़े के ऊपर वो बैठा हुआ है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और जंगलों के बीच रास्ते से जा रहा है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वुड्स एंड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज लार्जर देन वुड्स. ओके, यू कैन से जो वुड्स होते हैं वो एक तरीके का, जैसे आप बोल लो कि किसी का बाग हुआ या फिर बगीचा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड वुड्स, कि वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज. ठीक है, लेकिन जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वुड्स, ऐसा आप बोल सकते हो. ठीक है, जो भी मतलब बहुत सारे बाग बगीचों का समूह, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो कि जो बहुत ज्यादा डीप होता है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट. और जो थोड़ा छोटा सा होता है दैट इज कॉल्ड वुड्स. सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है. जो पोइट है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है. जर्नी का मतलब कि वो अपनी यात्रा को कर रहा है. यहाँ पर हमको पहली लाइन में ये चीज पता चलती है कि जो राइटर है वो अपनी जर्नी को कर रहा है, और जर्नी को करते करते वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और जंगलों के रास्ते से वो अपने घर की तरफ जा रहा है. ठीक है, हिज होम, अपने घर की तरफ जा रहा है. वो जंगलों के रास्ते से, वुड्स का मतलब जंगलों के रास्ते से ही अपने घर की तरफ जा रहा है. और ये एक सर्दियों की शाम है जब बर्फ भी, स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो चुका है, और जो पूरा वुड्स है, जो भी पूरा जंगल है, वो स्नोफॉल से ढक चुका है. ठीक है, लगभग जो भी है ऑलमोस्ट ढक चुका है, कवर्ड हो चुका है स्नो से. तो हर एक जो भी सारी चीजें हैं, जो भी वो पेड़ हो, डाल हो, पत्तियां हो, एवरीथिंग, मतलब जो भी सारी चीजें हैं वहां पर वो सभी व्हाइट कलर की दिखने लगे. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सीन रहा होगा वो. सो जो इतने ब्यूटीफुल सीन को देख करके कोई भी होगा तो थोड़ी देर रुक करके देखेगा और कुछ देर इस चीज को देख करके खुश होगा, प्लीज्ड भी होगा. तो यहाँ पर जो राइटर है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने भी ऐसा ही किया. द पोएट थिंक्स दैट ही नोज द मैन टू हुम दीज वुड्स बिलोंग्स एंड ही लिव्स इन द विलेज. और यहाँ पर एक चीज, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ये चीज बोलते हैं, अपनी जर्नी को ब्रेक करके ये चीज बोलते हैं कि मैं शायद उस आदमी को जानता हूँ जिसके ये वुड्स हैं, जिसके शायद हैं, मैं शायद उस आदमी को जानता हूँ, क्योंकि वो जो आदमी जिसके ये वुड्स बिलोंग्स करते हैं, जिसके ये जंगल हैं, वो इतनी सर्दियों की शाम को, इतने ठंड की शाम को जबकि स्नोफॉल हो रही, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा? वो जरूरी अपने विलेज में होगा. कहाँ होगा? वो अपने लिव्स, मतलब कि अपने विलेज में होगा. और वहाँ पर मुझे वो इस तरीके से खड़ा हुआ नहीं देख पा रहा होगा कि मैं उसके वुड्स को देख रहा हूँ इस तरीके से.
सो द पोइट ब्रेक्स हिज जर्नी, और वो अपनी जर्नी को ब्रेक करता है, वो कुछ देर वहीं पर रुक जाता है और वॉच द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ वुड्स कवर्ड विद स्नो, और उस ब्यूटीफुल सीन को देखता है जो कि स्नो से, जो कि बर्फ से ढक चुका है, पूरा जो वुड्स है वो पूरा स्नो से ढक चुका है, और उस ब्यूटीफुल सीन को देख करके बहुत ही ज़्यादा वो प्लीज्ड होता है। सो एट द सडन स्टॉपिंग ऑफ हिज मास्टर द हॉर्स शेक्स हिज बेल्स टू नो इफ ही हैज डन मिस्टेक। सो जो राइटर, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनके साथ में उसका एक घोड़ा भी है। तो ऐसे वो मालिक के अपने मास्टर के सडन स्टॉप पे, सडन मतलब कि सडनली जब स्टॉप हो गए वो मास्टर, रुक गए उसी जगह, तो वो जो हॉर्स है वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कहीं मास्टर ने कोई भूल तो नहीं कर दी, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कि क्योंकि ऐसे अनजान जगह पर रोक दिया उन्होंने, अपनी जर्नी को स्टॉप कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फार्म हाउस भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर तो कोई रुकने वाला कुछ दिख भी नहीं रहा है, वो लगता है जरूर ही कुछ भूल कर रहे होंगे। तो अपनी बेल्स को बजा करके ये पूछना चाह रहा है कि मास्टर कहीं आपने कोई भूल तो नहीं कर दी ऐसी जगह पर रुक करके। सो हियर इज नो अदर साउंड इन द वुड्स एक्सेप्ट दैट द सॉफ्टली ब्लोइंग विंड एंड दैट ऑफ स्नो फ्लेक्स फॉलिंग ऑन द अर्थ। यहाँ पर केवल दो ही आवाज सुनाई पड़ती है, इतने शांत वातावरण में, इतने शांत माहौल में केवल दो आवाजें सुनाई पड़ती हैं। दो आवाजें कौन सी हैं? एक तो है जो वो सॉफ्टली ब्लोइंग विंड, सॉफ्टली ब्लोइंग मतलब जो हवा है वो बहुत ही धीमे धीमे सॉफ्टली तरीके से चल रही है, और जो सेकंड आवाज है वो क्या है? वो है स्नोफॉल की, जो बर्फ गिर रही है उसकी आवाज हल्की हल्की सी आ रही है। अर्थ में जो स्नोफॉल हो रहा है और अर्थ में जब बर्फ आकर के गिरती है, टकराती है, तो उसकी हल्की सी आवाज है। ठीक है, तो दो आवाजों को छोड़ करके तीसरी कोई भी आवाज भी नहीं है। एंड यहाँ पर हालांकि जो पोइट है, पोइट इज हाईली प्लीज टू सी द वुड्स एंड रिमार्क्स दैट दे आर लवली डार्क एंड डीप, और वो अपनी जर्नी को ब्रेक करके इस ब्यूटीफुल से सीन को देखता है और काफ़ी ज़्यादा प्लीज्ड भी होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो ये एक चीज़ रिमार्क करता है ये इस वुड्स को देख करके, जंगलों को देख करके, लवली डार्क, डार्क का मतलब कि अंधेरा हो रहा है, इवनिंग का टाइम है तो धीरे धीरे डार्क हो रहा है। ठीक है, डार्क भी हो रहा है, और डीप मतलब कि जो वुड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप भी हैं। तो वो इन तीन चीज़ों को रिमार्क करता है। फिर येट ही रिमेंबर्स हिज ड्यूटीज विच आर स्टिल अंडरडन, फिर वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे ब्यूटीफुल सीन को देख करके वो ऐसा सोचता है कि कुछ देर मुझे रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा ऊब चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो चुका हूँ, तो मैं कुछ देर के लिए, काफ़ी थोड़ा सा लंबे समय के लिए मैं रिलैक्स चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ऐसा चाहते हैं कि डेथ आए और उनको डेथ आ जाए, मतलब कि उनकी डेथ हो जाए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो कुछ देर के लिए बस थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं और कोई भी कुछ भी किसी से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बस इतना ही चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ये चाहते हैं कि उनकी डेथ हो जाए। वो थोड़ा सा बस ये चाहते हैं कि उनको रिलैक्स मिले, उनको थोड़ा सा जो है ब्रेक मिले, एक ब्रेक टाइम चाहते हैं कि जिससे कि मैं फिर से रिचार्ज हो सकूं और फिर से अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से कर सकूं। बट फिर उनको यही चीज़ रिमेंबर आती है कि उनको भी अपनी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करनी है, जो कि स्टिल अंडर डन है, मतलब कि अब जो कि अभी भी पूरी नहीं हुई है, वो अपनी ड्यूटीज़ को मुझे पूरा करना है और मुझे उस प्लेस को, उस सुंदर से सीन को छोड़ करके, उस सुंदर से वातावरण को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ही रिमेंबर्स दैट ही हैज़ प्रॉमिसेस टू कीप, और उसके पास में उसके कुछ एक वादे हैं जिसको उसको पूरे करने हैं। उसको अपनी कैरीज आउट हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ, जैसे कि उसको कोई किसी का वो फादर रहा होगा, किसी का वो हस्बैंड रहा होगा, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कौन पूरा करेगा। सो बिफोर ही कैन रिलैक्स, तो अपनी इस तरीके से रिलैक्स करने से पहले वो जाना चाहेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहेगा। ही हैज़ टू ट्रेवल इंटर टुगेदर बिफोर ही मे स्लीप और रिलैक्स, तो उसको सबसे पहले अपनी जाकर के ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद में वो रिलैक्स करेगा काफ़ी लंबे समय के लिए और स्लीप करेगा। सो this was all about the short summary of the poem, and now there's one more thing that I have to tell you guys. The text that is written here is very simple and short. If you want, you can get PDF. You can check out the description box. You can get PDF of that text. Okay, so now let's move towards
the line by line explanation. Okay, so this is the original text of the poem, and here we have 4 stanza. The first one is that whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. It means in the first line we comes to know the poet or the Robert Frost has comes to a woods or a forest like area, and he thinks whose forest it is. Perhaps he knows that particular person or the owner of these woods, because the owner of these woods would be in the village at this time, and owner of these forest cannot see me to stopping here, means the owner of these forest will not see the Robert Frost has stopped in his forest, and also not able to see his forest is filling up with snow. मीन्स यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है वहाँ पर ये चीज़ है कि एक थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड इस स्टैंजा में जानने को मिलता है कि जो राइटर है उसको है ना वो जंगलों के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा है, और रास्ते में ऐसे वुड्स को वो देखता है जो कि स्नो से, बर्फ़ से ढक चुके हैं, कवर्ड हो चुके हैं, और वो शायद उस आदमी को जानता है जिसके ये वुड्स हैं, मतलब कि जिसके ये जंगल हैं, उसको वो जानता है, क्योंकि इस समय तो वो क्या कर रहा होगा यहाँ पर इतनी ठंड की शाम को, वो क्या कर रहा होगा जब बर्फ़ भी गिरे, वो ज़रूर ही अपने विलेज में होगा। जो ओनर है इस वुड्स का, यहाँ पर इन जंगलों का जो भी ओनर है वो तो अपने विलेज में होगा और आराम से घर में होगा। वो तो ना तो मुझे देख पा रहा होगी कि मैं उसके फॉरेस्ट को इस तरीके से देख रहा हूँ, और ना ही वो अपने जमे हुए बर्फ से ढके हुए वुड्स को भी देख पा रहा होगा कि किस तरीके से, मतलब इट मीन्स कि इट इंडिकेट्स द ट्रीज द लीव्स ऑल आर कवर्ड विथ स्नो, कि ना जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर्ड हो चुकी हैं स्नो से, ट्रीज लीव्स, ना ही वो इस चीज़ों को देख पाता होगा कि हर चीज़ जो भी है वो स्नो से कवर्ड हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। एक थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड दिया गया है एक, कि जिससे कि हम थोड़ा सा इमेज कर सकें, उसका इमेजिनेशन करके रख सकें, जिससे कि हमको थोड़ा सा पता चल सके, बैकग्राउंड पता चल सके कि पोएम का बैकग्राउंड क्या है। एंड ऑल्सो यू कैन इमेजिन हाउ द ब्यूटीफुल सीन इट इज़, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज स्टैंडिंग इन बिटवीन इन द वुड्स, एंड इट इज़ अ स्नोइंग इवनिंग, स्नो इज फॉलिंग एंड ऑल द ट्रीज एंड लीव्स एंड इंटायर फॉरेस्ट इज कवर्ड विथ स्नो। सो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ऐसे आंख बंद करके थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा भी इमेज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टैंजा में ही दिखा दिया गया है। ठीक है, तो मूविंग ऑन द सेकेंड स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स क्वेयर। क्वेयर का मतलब क्या दोस्तों होता है, एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है, स्ट्रेंज लगना, मतलब कि अजीब सा लगना। तो जो लिटिल हॉर्स इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि हमको इन द सेकेंड स्टैंजा वी कम्स टू नो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नॉट अलोन, ही इज अकम्पनी बाई हिज लिटिल हॉर्स। लिटिल हॉर्स का मतलब छोटा घोड़ा नहीं है उसके पास में, जैसे हम अपने बच्चों को बेटा या फिर छोटू इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वैसे ही अपने हॉर्स को भी वो लिटिल इस वजह से बोल रहा है क्योंकि उस एक प्यार से, वो एक तरीके का उसका निक नेम बोल सकते हैं, तो उसको प्यार से वो बोल रहा है लिटिल हॉर्स। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता चलती है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अकेले नहीं हैं उन जंगलों में, उनके साथ में उनका एक छोटा घोड़ा भी है, मतलब कि उनका घोड़ा भी है, और ही सेज मतलब कि उसको, उस घोड़े को बहुत ही क्वियर सा लग रहा है, बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो आज उसके मास्टर हैं ऐसी जगह पर रुके हैं जहाँ ना पर कोई फार्म हाउस है, और एक तरफ वुड्स हैं, बर्फ से जमे हुए वुड्स हैं, डीप डार्क वुड्स हैं, और फ्रोजन, दूसरी तरफ फ्रोजन लेक है, मतलब कि बर्फ से जमी हुई लेक है, और वो शाम जो है वो पूरे साल की सबसे डार्केस्ट शाम थी। तो इस समय उनका मास्टर का यहाँ पर रुकना घोड़े को कुछ अजीब सा फील करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वही चीज़ बताया गया कि ही सेज टू ब्रेक हिज जर्नी सीम्स वेरी स्ट्रेंज फॉर हिज लिटिल हॉर्स, एंड हिज हॉर्स इज फीलिंग स्ट्रेंज बिकॉज इट वुड ही thinking that how his owner has stopped today in a place where there is no farm house, तो वहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है। इस चीज़ को लेकर के जो घोड़ा है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है, और जो सेकंड थिंग है, जो सेकंड थिंग है जिसकी वजह से घोड़े को अजीब लग रहा है, दैट इज़ कि हिज हॉर्स मीन्स जो सेकंड थिंग है वो ये है कि
हिज कि वो लोग ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पर जहाँ पर एक तरफ तो डीप डार्क वुड्स हैं और दूसरी तरफ क्या है, फ्रोजन लेक है। कि द लोकेशन वेयर दे हैव स्टॉप्ड इन वन साइड there's a deep dark woods and another side is a frozen lake. Frozen lake means द लेक वाटर हैज़ ऑल फ्रोजन अप, मीन्स जहाँ पर फ्रोजन का मतलब कि जो वाटर है वो पूरी तरीके से मतलब बर्फ बन चुका है, जम चुका है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रोजन लेक। सो एंड द थर्ड स्ट्रेंज थिंग फॉर द हॉर्स दैट इज़ कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर वेन एवर यू कैन नॉट सी वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड, कि ना ही घोड़े को ये दिख पा रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी जगह पे क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, ऑल अराउंड क्या हो रहा है। तो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर इस वजह से भी घोड़े को स्ट्रेंज लग रहा है। सो देयर आर 3 थिंग्स स्ट्रेंज फॉर द हॉर्स, दैट इज कि द फर्स्ट वन इज व्हाई द मास्टर स्टॉप्ड हियर विदाउट एनी फर्म हाउस, एंड द सेकंड थिंग इज स्ट्रेंज फॉर द horse, that is why the master stopped very strange location where between the deep dark forest and frozen lake. And the third strange thing for the horse, that is the darkest evening of the year when you could not see anything. तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड मूविंग ऑन द थर्ड स्टैंजा, सो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ सेक, मीन्स हार्नेस क्या होती है, जो घोड़े में जो रस्सियाँ बंधी होती हैं जिससे कि उसको खींच करके उसको इंडिकेट किया जाता है कि अब चलना स्टार्ट कर दे, अब यहाँ पर घोड़ा जो है रुक जाए। तो हार्नेस एक तरीके से वही रस्सियाँ पट्टियाँ आप बोल सकते हैं कि, और उसमें जो बेल्स टंगी होती हैं वो इट इज़ अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब कि जिससे कि जो कम्युनिकेट कर सके, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइन टू कम्युनिकेट विथ ऑनर, कि मतलब कि हार्नेस बेल्स इस वजह से घंटियाँ टांगी जाती हैं जिससे कि जो घोड़ा है या फिर जो भी जानवर है, एनिमल है, वो कम्युनिकेट कर सके अपने ऑनर के साथ में, या फिर ऑनर को पता चल सके कि उसका एनिमल कहाँ पर जा रहा है। टू आस्क इफ देयर इज some mistake, the only other sound the sweep of easy wind and downy flake. So यहाँ पर हमको चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ यहाँ पर हमको बताएगा कि हार्नेस बेल क्या है। हार्नेस बेल के बारे में मैंने आपको बता दी कि हार्नेस बेल एक तरीके से ऐसी है जो कि कम्युनिकेट करती है विथ ऑनर्स के साथ में, मतलब कि जो भी घोड़े का ऑनर है उसके साथ में कम्युनिकेट करना, यहाँ पर हार्नेस बेल आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और it is a kind of bell that attached to the harness, and the horse was taking his harness bell to ask the owner if some mistake has been done, कि मतलब कि कोई ऐसी मिस्टेक हो चुकी है क्या, जो ऑनर है वो ऐसी जगह पर क्यों रुका हुआ है, ऐसी स्ट्रेंज जगह पर, ऐसी अजीब सी अजनबी सी जगह पर क्यों रुका हुआ है, क्या मास्टर से कोई मिस्टेक हो गई है, उसको पूछने के लिए वो अपनी हार्नेस बेल्स को हिला रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई है कि द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, मतलब कि ऐसी कोई भी साउंड नहीं है, केवल 2 साउंडों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक तो वो है कि विंड की, हवा के चलने की आवाज़, और दूसरी जो आवाज़ है वो है स्नोफॉल की, मतलब कि एक रफ सी साउंड सर्द करके, जब भी कभी आप देखते होंगे जब भी ओले वगैरह जब गिरते हैं, आइस फॉल होता है, स्नोफॉल होता है, तो इस तरीके की आवाज़ होती है। तो ड्राउनी फ्लेक मतलब कि 2 आवाज़ों को छोड़ करके और कोई भी तीसरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। सो लास्ट स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and mills to go before I sleep. So here we can see in the last stanza the poet says to the woods lovely, dark and deep. So the woods are described by the lovely, dark and deep. Deep is called, you can say, a dense, means घना। तो जो woods हैं उसको क्या क्या बोला गया है, lovely बोला गया है। एक तो सुंदर देखने में लग रहे हैं, बट वो थोड़े से डार्क हैं, डार्कनेस जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदरता बढ़ा दी है। और डीप मतलब कि घने हैं, डेंस्ड, एक तरीके से डेंस्ड। बट इंस्टेड ऑफ कि जब ये जो सीन है, जो ये बैकग्राउंड है, जो ये वातावरण है, ये पोइट को बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से पीस, शांति सा लेकर के आ रहा है, और काम बहुत ही शांत लग रहा है। बट though the place was giving a kind of a peace or calm to the poet, but yet he will have to leave that place because he has many promises to keep. मतलब कि जबकि वो जो
शांत भरा वातावरण है, बहुत ही उसको सुकून दे रहा है, बहुत ही उसको अच्छा फील हो रहा है। जब हमको सुनने में ही इतना अच्छा सा फील आ रहा है कि कितना अच्छा बैकग्राउंड होगा, तो वो वहाँ पर खड़ा होगा तो उसको कितना अच्छा लग रहा होगा। बट वो जबकि ऐसा बैकग्राउंड उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील करवा रहा है, बट उसको उस प्लेस को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको जाना है, बहुत ही दूर जाना है और बहुत सारे प्रोमिसेस को करना है, बहुत सारे ऐसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ को हैं जिसको उसको अभी भी पूरा करना है। तो उसको ही विल हैव टू लीव दैट प्लेस। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बिल्चेस एक पोएम है उसको भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।